एक बार फिर बोला तुर्की कश्मीर पर भारत के घेराव से तुर्की का निकला पिसाब। भारत ने किया तुर्की पर तीनों तरफ से हमला। अब तुर्की ने दी भारत को गीदड़ भभकी। भारत देगा तुर्की को मुंहतोड़ जवाब। भारत ने शुरू करी तुर्की की घेराबंदी। दोस्तों, लगता है कि आज भी भारत को कुछ देश ऐसा समझते हैं कि वह वही पहले वाला भारत है जो सब कुछ सह लेता था। चाहे इसके आंतरिक मामलों के बारे में बोलो या भारत की पॉलिसी को लेकर बोलो, यह सब सह लेगा। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। 2014 के बाद से जिस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति को सुधारा है और अपनी विदेश नीति में जो और ज्यादा बोल्डनेस लेकर आया है, उसने कई देशों के मुंह बंद कर दिए हैं। अब जो देश पहले कुछ भी भारत के बारे में बोल दिया करते थे या भारत को टारगेट करने के लिए भारत के कश्मीर मुद्दे के बारे में बोल दिया करते थे, अब भारत ने उनकी बोलती बंद कर दी है, क्योंकि अब भारत चुन चुन कर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। अब दोस्तों, हाल ही में तुर्की का उदाहरण ही ले लीजिए, जो हर बार भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरा करता था। अब भारत ने तुर्की को दोबारा से ऐसा घेरा कि एक बार फिर तुर्की भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। दोस्तों, भारत को एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे पर घेरने के लिए तुर्की ने फिर चाल चल दी है। दोस्तों, तुर्की की संसद ने बीते कुछ दिन पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया और यह स्पेशल सेशन इस बात की चर्चा के लिए नहीं था कि कैसे तुर्की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है, कि कैसे तुर्की की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और ग्रोथ रेट 3% से भी कम होने के आसार है, या महंगाई की दर रिकॉर्ड 85% पर पहुंच चुकी थी। इन सब बातों पर नहीं था, बल्कि इस बात पर चर्चा के लिए था कि तुर्की से 4636 किलोमीटर दूर एक देश में मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। और इस स्पेशल सेशन में तय किया गया कि भारत में कश्मीर की आवाज उठाने के लिए कमेटी बनाई जाए। जब यह खबर पाकिस्तान पहुंची तो राजनीतिक हलकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर तुर्की को धन्यवाद देने का दौर चल पड़ा। दोस्तों, अब जिस तरह से तुर्की की विदेश नीति चल रही है, कभी कभी तो समझ नहीं आता कि क्या सोचकर किसके दिमाग में इतना आ जाता है कि यह भारत के कश्मीर को लेकर कमेटी बनाएंगे। पहले हमें लगता था कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ही पागल है और इस्लामिक देशों का लीडर बनने का भूत उन्हीं पर सवार है। लेकिन वहां की संसद तो ठीक ही है और वहीं इतनी आक्रामक नहीं है भारत के प्रति। लेकिन अब यह खबर सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा नशा करके ये अपनी विदेश नीति चला रहे हैं। मतलब खुद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है। आर्थिक संकट मंडरा रहा है। एफएटीएफ इनके बैंकों की लगातार जांच कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर महंगाई इनके यहाँ 85% तक पहुंच गई है। लेकिन तुर्की की संसद ने बाकायदा एक स्पेशल सेशन बुलाकर भारत के कश्मीर के लोगों की आवाज उठाई है। दरअसल दोस्तों, भारत लगातार महत्वपूर्ण ग्लोबल सम्मेलनों का आयोजन या एक बड़े प्लेयर के रूप में कर रहा है। भारत दुनिया भर में प्रतिष्ठा पा चुके वैश्विक संगठन G20 की प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता कर रहा है और जोर शोर से इस साल शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। और यही बात इस्लामिक देशों के एक धड़े को दरअसल खटक रही है, जिस धड़े में दो देश ज्यादा प्रखर रूप से सामने आ रहे हैं। यह है तुर्की और पाकिस्तान। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर तुर्की अपने देश में महंगाई की मार खा रहे, तंगहाली में जी रहे मुसलमानों को छोड़ कश्मीर के पीछे क्यों लग गया है। तो दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहला कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद को सुन्नी संसार के नेता के रूप में देखते हैं, और दूसरा कारण तुर्की मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम देशों का नेता बनने की हसरत रखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मुसलमानों के कथित रूप से खिलाफ होने वाले घटनाओं पर नजर रखते हैं और यहाँ मौका मिलता है अपने मिशन में, और जहां मौका मिलता है अपने मिशन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्की दशकों से एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश में है। उसकी नज़र एक तरफ यूरोप और अमेरिका देशों को साधने पर है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के संगठन OIC के अंदर एक अलग ब्लॉक करने की जुगत में लगा हुआ है। तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया को साधना शुरू किया है और इस्लामिक देशों के इस ब्लॉक ने भारत की छवि को खराब करने के लिए कश्मीर का राग अलापने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता रहता है, लेकिन इसमें सबकी मिली भगत देखने को मिली जब मलेशिया ने भी धारा 370 और 35A को हटाने पर आपत्ति दर्ज की। और UN में पूर्व राष्ट्रपति महातीर मोहम्मद ने कहा कि भारत ने कश्मीर को जबरन कब्जे में ले रखा है। अब दोस्तों, यह बात रही OIC के अंदर तुर्की द्वारा एक अलग ब्लॉक बनाकर एंटी इंडिया नैरेटिव पैदा करने की।
लेकिन दूसरी तरफ ओआईसी भी लगातार कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसका कारण है दिसंबर 2022 में ओआईसी के महासचिव जनरल एच इब्राहिम ताहा का पीओके दौरा। इस दौरे पर ओआईसी के महासचिव ने कहा कि संगठन के सारे देश एकजुट हो ताकि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और सुलझाया जा सके। हमारे लिए कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके जवाब में भारत ने दो टूक कह दिया कि ओआईसी ऐसी बातें करके अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या केवल एर्दोगन का इस्लामिक खासकर सुन्नी देशों का मसीहा बनना यही सपना है और इसी कारण एर्दोगन भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का इस्लामिक देशों का मसीहा बनने का सपना तो है ही, लेकिन भारत के खिलाफ तुर्की की संसद का यह बड़ा कदम तब निकलकर सामने आया है जब पिछले कुछ महीनों से भारत ने तुर्की के पास घेराबंदी शुरू की है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि घेराबंदी कैसी? दोस्तों, बीते कुछ महीनों में जिस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति के दम पर तुर्की के चारों ओर घेरा बनाया है, उसको देख तुर्की की सांसें फूल गई है। दरअसल अभी तक तुर्की यह सोचता था कि वह भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहेगा और भारत सहता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत उसके नज़दीक आ जाएगा, कि उसके यहाँ अपनी फौज खड़ी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने साइप्रस का दौरा किया और साइप्रस के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, उसके बाद भारत और साइप्रस के बीच अब युद्धाभ्यास को लेकर भी जो बात हुई है उसने तुर्की के होश उड़ा दिए हैं। और इतना ही नहीं, तुर्की के उत्तर में आर्मेनिया को जिस तरह से भारत ने एक के बाद एक घातक हथियार भेजे हैं ताकि वह अजरबैजान का मुकाबला कर सके, जिसको तुर्की हथियार सप्लाई करता है, यह देख भी तुर्की को भारत से डर लगने लगा है, क्योंकि अब भारत तुर्की से एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा, भारत तुर्की को चारों तरफ से घेर रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा तुर्की का पड़ोसी देश ग्रीस, उसके साथ ही भारत ने भूमध्य सागर में 12 अन्य देशों के साथ मिलकर नौसैन्य युद्धाभ्यास से करा है, वो भी क्रेटे द्वीप के नज़दीक, जो तुर्की के बहुत ही कम दूरी पर स्थित है और यह द्वीप ग्रीस का है। और इसके अलावा तुर्की का दुश्मन इजिप्ट, जिसको हटाकर तुर्की इस्लामिक सहयोग संगठन का प्रमुख बनना चाहता है, उनके राष्ट्रपति को भारत ने इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है और भारत के साथ उन्होंने कई डिफेंस डील को भी लेकर बात की है। और भारत ने भी जिस तरह से आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर दिया था, उसी तरह से इजिप्ट को भी भारत तेजस फाइटर जेट और प्रलय मिसाइल ब्रह्मोस पिनाका रॉकेट लॉन्चर देगा। और इजिप्ट भी कई वर्षों से भारत से हथियारों को खरीदने में रुचि दिखा रहा है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की के दक्षिण में मिस्र और साइप्रस, पश्चिम में ग्रीस और उत्तर में आर्मेनिया और पूर्व में सीरिया, जहां तुर्की कुर्द लोगों को भगाने के चक्कर में है, वहां लगातार हमले कर रहा है और भारत वहां सीरिया में बहुत सी मानवीय मदद भेज रहा है। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की के चारों तरफ भारत के मित्र देश छा रहे हैं और इसलिए तुर्की की तरफ से ऐसी हरकत की गई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद।